हेलो एवरीवन, मैं सीएम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 के जीएस फर्स्ट पेपर की जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि जीएस फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपके फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 51 के आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यूपीपीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा होती है तो उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने से आपको सबसे अच्छा एक बेनिफिट ये मिलता है कि क्वेश्चन का जो स्वरूप होता है या उसकी जो प्रकृति होती है वो किस टाइप की होती है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन समझने में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि किसी भी आप एग्ज़ाम को देने से पहले उसके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अवश्य सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति और स्वरूप क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम लोगों को एक बेनिफिट सबसे अच्छा ये होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में उनका स्वरूप किस टाइप का होगा। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए, और देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और जो आपका सेट है ये आपका सी सेट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता जो है वो बढ़ रही है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता जो है कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो आपका जो चक्रवात है और जो आपकी तूफान और बवंडर, इन तीनों की जो बारंबारता है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। किसके कारण? वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो कथन है वो राइट हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि जो आपकी स्ववासन संरक्षण रणनीति है उसका उदाहरण यहाँ पे कौन नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपकी स्ववासन संरक्षण रणनीति है वो क्या है। देखो, जैव विविधता के जो संरक्षण है 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं। सबसे पहले कौन सा जो रणनीति है उसको अपनाया जाता है, तो सबसे पहले आपकी जो है स्व स्थानीय संरक्षण रणनीति। तो अब इसको जानते हैं कि ये क्या है। देखो, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आपके जो पौधे एवं जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास यानी जो नेचुरल आवास होते हैं उनके अंतर्गत ही अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा करके उनको संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनमें ही अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा के उनको संरक्षित किया जाता है। जैसे आपका उदाहरण देखें तो आपका जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, उसके बाद आपका आता है पर स्थानीय संरक्षण। ये क्या होता है? देखो, इसके अंतर क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो आपके पौधे एवं जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास के अलावा जो आपके कृत्रिम आवास यानी जो मानव द्वारा आवास निर्मित किए जाते हैं उनमें ही अनुकूल दशाएं उत्पन्न करके उनको संरक्षित किया जाता है। जैसे कि आपका वनस्पति उद्यान हो गया, उसके बाद आपका जीन बैंक हो गया, पराग बैंक हो गया, ये आपके उदाहरण हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो ये क्या पैदा करती है? ओजोन पैदा करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1970 में शांति के क्षेत्र में इनको क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। जो आपका ये सुमेलित है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान अध्ययन की पुस्तक से आया था और ये पेज नंबर 602। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी आपको बताना है, यहाँ पे जो युग्म दिए गए हैं उसमें सही युग्म कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? मध्य प्रदेश दिया है, तो मध्य प्रदेश में ये नहीं स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो किसे विज्ञान अभी तक नहीं माना गया है जेवी नार्लिकर के अनुसार? तो आपकी जो ज्योतिषी है उसको अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेल्म रांटजेन द्वारा किया गया था? तो किसका आविष्कार जो है वो किया गया था? विल्हेल्म रांटजेन के द्वारा। तो जो आपका एक्सरे मशीन है, कौन से आपकी जो एक्सरे मशीन है उसका जो आविष्कार था वो विल्हेल्म रांटजेन के द्वारा ही किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन संशोधित संस्करण जो था 2017 और 19 का, और पेज नंबर क्या था? 85। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। कौन सी संरचना? डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको वी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था वे परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का जो संशोधित संस्करण था 2017-19 का, पेज नंबर 970। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसकी ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है? देखो सबसे पहले ये जाने कि जो जिस तरंग की जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें ऊर्जा निहित होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी? तो जो आपका यक्स किरण है तो उसकी जो आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगी, तो उसमें क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा उसमें निहित होगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन की पुस्तक से आया था और पेज नंबर क्या था? 832 833 तक। अगला क्वेश्चन है मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो जो आपकी मीथेन गैस है वो किससे निकलती है? तो जो आपकी मीथेन गैस है ये धान के खेतों से भी निकलती है और दीमक की वाम्बी से भी निकलती है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। धान के खेतों से भी निकलती है और दीमक की वाम्बी से भी निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस यहाँ से निकलती है। और ये क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो संशोधित संस्करण था 2017 और 19, पेज नंबर क्या था? 136। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो जो आपका सिलिकॉन है ये अर्धचालक है, जो आपका सिलिकॉन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। और ये क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो संशोधित संस्करण है 2017-19 और पेज नंबर क्या था? 842। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इन पॉलिटी से है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो कितनी प्रकार का किया गया है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन को। तो इसका राइट आंसर देखो, भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता
और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 2 और 1। और जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पुस्तक से आया था। पेज नंबर क्या था? 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो उस समय 2017 में जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो उस समय जो यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो उस समय यूपीए का उम्मीदवार जो थी वो सुश्री मीरा कुमार जी थी। कौन सी? सुश्री मीरा कुमार जी थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था, 3V, और पेज नंबर क्या था? 63। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी उपसभापति कौन था? तो प्रथम नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष और उपसभापति कौन था? तो आपके जो अरविंद पनगड़िया हैं ये प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगड़िया। देखो सबसे पहले थोड़ी जानते हैं इसके बारे में, जानकारी नीति आयोग के बारे में। देखो जो आपका नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था? जनवरी 2015 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, पेज नंबर 116। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? यानी कि भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य बनाया गया था? तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो आपका आंध्र प्रदेश था ये भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था। और इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? ये 1953 में इसका गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। और जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, जो संशोधित संस्करण था। और पेज नंबर क्या था? पेज नंबर था 33। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है, यानी जिसका संविधान में उल्लेख है? तो सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले आपका संघ लोक सेवा आयोग दिया गया, इसका भी संविधान में उल्लेख है। आपका जो वित्त आयोग है उसका भी संविधान में उल्लेख है। उसके बाद आपका जो निर्वाचन आयोग है उसका भी संविधान में उल्लेख है। और जो आपका जो नीति आयोग दिया है तो ये इसका संविधान में उल्लेख नहीं, यानी ये संविधानेतर संस्था नहीं है। देखो कि आपका जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा का उल्लेख किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग एक होगा। उसके आपका जो वित्त आयोग है उसका जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 280 से 281। और उसके बाद में आपका जो निर्वाचन आयोग है उसका जो उल्लेख किया गया संविधान में वो 324 से 329। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। और नीति आयोग के बारे में अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। और जो इसकी स्थापना की गई यानी जो इसका गठन किया गया है वो योजना आयोग के स्थान पर किए गए। कब किए गए हैं? जनवरी 2015 में। और जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो संशोधित संस्करण था उससे आया था। पेज नंबर आपका 124 से 126 तक इसका मेंशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जो आपकी सरकारी आयोग की जो संस्तुतियां हैं वो केंद्र और राज्य के संबंध, यानी जो आपका केंद्र और राज्य के संबंध के बीच जो शक्तियां हैं, यानी क्या है? संघ और राज्य तथा उनके बीच की जो शक्तियां उनके वितरण पर विचार करने के लिए ये 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सरकारिया आयोग, नाम से इसको जाना जाता है। तो ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंध। ये जो क्वेश्चन आया था ये
परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो संशोधित संस्करण था 2017-18 उससे आया था। और पेज नंबर क्या था? पेज नंबर था 117। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो कहाँ पे सबसे पहले संसदात्मक सरकार की व्यवस्था हुई थी? तो देखो, जो आपका ग्रेट ब्रिटेन था, यूके, तो वहाँ पे सबसे पहले ये व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद में जो भारत में संसदीय का स्वरूप है, यानी संसदीय स्वरूप है, वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। यानी कि भारत के संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो कहाँ पे आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। और भारत में जो इसका स्वरूप ब्रिटेन से ही लिया गया। और ये जो क्वेश्चन आया था, ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, पेज नंबर 27। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। सेकेंड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना। और आपका सी है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। तो देखो, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव है उसको पारित करके एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन का अधिकार जो है वो संसद को दे सकती है। और आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 312 के अंतर्गत। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था आपका परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था। और पेज नंबर क्या था? पेज नंबर था 85। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो किस भाग में? तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। और जो हम नागरिकता का संबंधित जो प्रावधान है भाग 2 में है, लेकिन अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 5 से 11। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपसे केवल पूछा गया किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 2 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11। और ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, और पेज नंबर 35। अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन क्या है? अगला है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो जो भारतीय संविधान में जो भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद जो संशोधन कर सकती है वो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा, क्या है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य, यानी जो किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कितने दिन तक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 डेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। क्योंकि देखो, यदि कोई भी एक सदस्य है तो उसके सदन की आज्ञा के बिना अगर वो लगातार यानी कंटिन्यू 60 दिनों तक संसद के अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसको क्या कहता है? उसके जो सदन है उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि वो 60 दिन तक कंटिन्यू अनुपस्थित रहता है अधिवेशनों में तो उसको सदन को जो उसका स्थान होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, जो संशोधित संस्करण था। पेज नंबर क्या था? 83। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन ने। यानी जो कांग्रेस भारतीयों के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था परीक्षा मंथन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से आया था,
जो पुस्तक है उसकी, और पेज नंबर क्या है 88। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि ढींग एक्सप्रेस क्या है। जो आपकी ढींग एक्सप्रेस है वो क्या है। तो देखो, जो आपकी ढींग एक्सप्रेस है वो असम के नबगांव जिले के ढींग गांव की रहने वाली जो एथलीट थी हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिमा दास का मुंह वाला नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। अगला है, मेरी काम को हाल ही में सितंबर 2018 निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये करंट से क्वेश्चन था, तो किसका बनाया गया था, तो उनको बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था, और पेज नंबर क्या था, पेज नंबर था 8। अगला है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित था। देखो, उस समय ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि उस समय जो समलैंगिकता था उस समय ये काफ़ी चर्चा में था, और उस समय न्यायालय में इसका डिबेट भी चल रहा था। तो इसी से ये क्वेश्चन बना है कि जो समलैंगिकता है संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 377 से। किससे, धारा 377 से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो आया था ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था, और पेज नंबर क्या था, पेज नंबर था 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है। तो ये भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। जो आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ये भारत एवं रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था, और पेज नंबर क्या था 50। अगला देखते हैं। अगला क्या है, एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो ये मैक्सिको के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 3 से आया था, पेज नंबर क्या था 65। अगला है, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सज़ा दी गई थी। तो ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ को 10 वर्ष की जेल की सज़ा दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन आया था परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से आया था, पेज नंबर क्या था 117। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक जो हैं वो अवैध शरणार्थी पाए गए हैं। तो कहाँ पे पाए गए हैं, तो जो आपका असम है वहाँ पे 40 लाख से अधिक जो हैं वो अवैध शरणार्थी पाए गए, यानी अवैध रूप से यहाँ पे वो रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। और ये जो क्वेश्चन आया था परीक्षा लक्ष्य 3 से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफ़र यानी वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। यानी कि जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफ़र का दिल्ली के चांदनी चौक से इन्होंने उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान यानी साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है। तो किस ग्रह पर चला है, तो ये आपका मंगल ग्रह पर भूमिगत झील का पता चला है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को
किस देश में मुलाकात की थी? तो किस देश में की थी? तो देखो ये इन्होंने सिंगापुर में की थी। कहाँ पे की थी? सिंगापुर में की थी। और 12 जून 2018 को सिंगापुर के कपेला होटल में, कौन से होटल में? कपेला होटल में इन्होंने मुलाकात की थी। और जो क्वेश्चन आया था लक्ष्य 3 से आया था, पेज नंबर क्या था? पेज नंबर 36 से 37। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और यहाँ पे दिया गया उनका राज्य, यानी किस राज्य से संबंधित थे। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखो आपके जो धनंजय थे ये कहाँ से संबंधित थे? ये कुस्तलपुर से। कहाँ से? ये कुस्तलपुर राज्य से थे। उसके बाद आपके जो नीलराज थे वो कहाँ से थे? वो अवमुक्त राज्य से थे। और उसके बाद में आपके जो उग्रसेन थे, यानी जो उग्रसेन थे वो कहाँ से थे? ये पालक्का से थे। और जो आपके विष्णुगुफा थे ये कांची थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन सा जो केंद्र है? देखो जो आपका जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, हुलास, ये दोनों कहाँ से हैं? ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद में जो आपका कालीबंगा है, जो आपका कालीबंगा है ये कहाँ से कहाँ पे है? जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और उसके बाद में आपका जो लोथल है वो कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको कूट से चयन करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4 आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश में कौन से केंद्र हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, जो आपका संशोधित संस्करण था 2017-18 का, और पेज नंबर क्या था? 68। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो कौन सी संस्था आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संस्था थी जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो श्रेणी नामक एक संस्था थी वो व्यापार से संबंधित थी, जिसमें क्या होता था? जिसमें विदेशी व्यापार को भी शामिल था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। आपको कथन का चयन करके बताना है। तो फर्स्ट कथन क्या है? कथन ये है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो बिल्कुल राइट है कि जो मध्यकाल युग में क्या था कि संगीत पर जो आपकी संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, ये भी राइट है। सेकंड क्या है? सेकंड कारण आर क्या कह रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे, ये भी सही है। लेकिन जो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि जो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन आर है कथन ए का सही व्याख्या नहीं है, यानी इन दोनों का रिलेशन नहीं है। लेकिन जो कथन दिए गए दोनों सही हैं, कथन और कारण, लेकिन इनका दोनों को आपस में रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो किस लेख से हमको ये जानकारी मिलती है? तो ये आपका अयोध्या लेख था। कौन सा? अयोध्या लेख से हमको जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका जो चकला शब्द का प्रयोग हुआ है वो सूबा और परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यानी सूबा एवं परगना के बीच चकला जो मुगल काल में मुख्यतः अवध एवं बंगाल में एक प्रशासनिक इकाई था। क्या था? एक प्रशासनिक इकाई था जो चकला शब्द था, लेकिन यह सरकार के समानार्थी नहीं था।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, ये चौथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चौथ के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है। और जो क्वेश्चन आया था ये आपका परीक्षा अंतन सामान्य ज्ञान अध्ययन की संशोधित संस्करण जो था 2017-19, पेज नंबर क्या था 196। अगला देखते हैं, अगला है कि दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था। ऑप्शन ए दिया गया हमीदा बानो बेगम ने, सेकंड दिया गया सलीमा सुल्तान ने, उसके बाद में आपका दिया है सी जीजी अंगा, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है माहम अनगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माहम अनगा ने करवाया था। कब करवाया था, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1561 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना इसमें ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है, तो देखो आपका जो संबलपुर है, स्थान और नेतृत्व, यानी जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था वो किस स्थान पे किसने इसका नेतृत्व किया था। तो संबलपुर में किसने किया था, ये सुरेंद्र शाही ने किया था। और उसके बाद में गंजाम में किसने किया था, ये राधा कृष्ण दंड सेना ने किया था। और उसके बाद में जो कश्मीर में गुलाम सिंह ने किया था। जो आपका सेकंड थर्ड पे जो दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया, इसमें लखनऊ में जो इसका नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने, बेगम हजरत महल ने किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लियाकत अली नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आया था परीक्षा मंथन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन आया था, पेज नंबर क्या था 14। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा युग है जो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सियासत दी गई है और शासक, यानी किस सियासत का कौन सा शासक था। देखो आपका जो देवगिरी थे, तो ये शंकर देवगिरी जो है वहाँ शासक कौन थे, शंकर देव। और उसके बाद में आपको जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वारंगल, तो वारंगल नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो थे रामचंद्र देव थे। और आपका जो होयसल था यहाँ के जो थे वीर वल्लाल थे। और आपका जो डी ऑप्शन है मदुरा, यहाँ के वीर पांडव थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका जो वी है सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। को सही उत्तर का यहाँ पे कूट दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है मोहम्मद शाह, उसके बाद में क्या दिया गया है, सेकंड पे दिया गया है जहांदार शाह, उसके बाद में आलमगीर, उसके बाद में अहमद शाह। यहाँ पे आपको इनके कालानुक्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल था 1719 से 48, क्या था 1719 से 48। उसके बाद जहांदार शाह का जो क्या था, इनका जो समय था वो 1712 से 13 तक। उसके बाद में जो आलमगीर थे इनका जो समय था वो 1754 से 58 तक। उसके बाद में आपका जो अहमद शाह थे इनका जो समय था वो 1748 से 54 तक। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनको कालानुक्रम से आपको व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले आपका वी हो जाएगा, फिर उसके बाद में ए हो जाएगा, उसके बाद में डी और सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन ये आया था ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की संशोधित जो संस्करण था 2017 और 19 का, पेज नंबर क्या था 184 से 185। अगला क्वेश्चन है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है।
तो जो आपका परिवहन एवं संचार का विकास, किससे? परिवहन और संचार का विकास, यानी कि तीव्र परिवहन एवं संचार के विकास से संपूर्ण विश्व वैश्विक गांव में बदल रहा है। बिल्कुल राइट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका जो गुजरात है, अगर आप देखोगे भारत का मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखोगे कि जो गुजरात है उसकी जो तट रेखा है सबसे लंबी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन भारत का भूगोल से आया था, पेज नंबर क्या था? 10 से 11। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो कौन सी नदी है जो जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो आपकी जो गोमती नदी है वो जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किस में अवस्थित है? देखो ये डाउटफुल क्वेश्चन था, अभी तक इसका राइट आंसर डाउटफुल में चल रहा है। ये आयोग के द्वारा डाउटफुल क्वेश्चन दिया गया था। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध जो आपका भगवान वेंकटेश्वर का तिरुपति का मंदिर जो है वो निम्नलिखित पहाड़ियों में किस में अवस्थित है? देखो अगर इसमें देखा जाए कोई विकल्प इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि जो सेवराय सलेम जनपद तथा जावेदी तिरुवन्नमलई जनपद तमिलनाडु तथा विलीगिरिंगा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद में आपका जो जबकि जो वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर की जो वास्तविक अवस्थित है वो कहाँ पे है? वो तिरुमाला पहाड़ी पर है। कहाँ पे है? तिरुमाला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। और तिरुमाला जो पहाड़ी है वो नल्ला मल्ला का विस्तार है। किसका? नल्ला मल्ला का विस्तार है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डाउटफुल है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन विकल्प इसमें सही नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो आपका जो प्लेस्टोसीन एवं हेलोसीन का विस्तार है। किसका? प्लेस्टोसीन एवं हेलोसीन का विस्तार है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपका ये पार्ट 1 है, और जो आपका नेक्स्ट पार्ट है जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आपका मिल जाएगा, पार्ट नंबर 2, क्योंकि इसके बाद जो आपके 50 के 1 के आगे क्वेश्चंस होंगे तो आपके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।